नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप भारत लाइव पर नहीं, भारत लाइव बिहार झारखंड पे ये खबर देख रहे हैं। क्योंकि भारत लाइव, जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले 72 घंटे से हमारे चैनल को पर खबरें अपलोड नहीं हो रही है। किस कारण से नहीं हो रही हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे 10 लाख परिवार के साथ कहीं ना कहीं कोई ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की जा रही है, और वो भी है हमारे सच के कारण। हम सच बोलते रहेंगे, चाहे माध्यम जो भी हो, चैनल जो भी हो, लेकिन हमारे सच की लड़ाई जारी रहेगी। यही कारण है कि भारत लाइव बिहार झारखंड पे हम आपके साथ खड़े हैं, और एक बार फिर से हम एक खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, जिस खबर का महत्व पिछले 24 घंटे में काफ़ी बढ़ गया है। ये खबर बिहार की राजनीति से और बिहार में होने वाले इस वर्ष के चुनाव से जुड़ी हुई है। और इस चुनाव में प्रशांत किशोर की कल की फ्लॉप रैली जो हुई है, उससे सबसे ज़्यादा अगर टेंशन किसी को है तो प्रशांत किशोर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को है। अब आप सोच रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी को क्यों है, तो थोड़ा सा याद कीजिए ना, पीछे जाइए और याद कीजिए कि प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता था। तो निश्चित रूप से अगर प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो उनको टेंशन होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के इस रैली से कैसे फ़ायदा नीतीश कुमार को हुआ है और उनकी लॉटरी कैसे लगी है, हम ये भी बात आपको बताएंगे। और नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में कैसे चले आए हैं, तो वहीं इस 24 घंटे ने तेजस्वी यादव का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ा दिया है। पंचनामा में आपने सुना होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने बहुत सारी बातें कही, और इस पूरे एपिसोड को उन्होंने अलग अलग पार्ट वाइज आपको समझाने की और बताने की कोशिश की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बढ़ गई है, और जिस तरह से बड़े भाई और छोटे भाई का रोल रहा करता था, उससे अलग इस चुनाव में भी ऐसा लगता है कल के फ्लॉप शो के बाद कि बहुत कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम इस पूरी कहानी का पर से पर्दा उठाते हैं, और इस कहानी का जो मेन ट्विस्ट है हम वो भी आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहाँ एनडीए और महागठबंधन के दबदबे के बीच जनसुराज अपनी ज़मीन तलाश कर रहा था, और बहुत कम गुंजाइश थी, क्योंकि बहुत लोगों ने प्रयास किया। इससे पहले आपने देखा होगा कि भले ही कमज़ोर कर पाए चिराग पासवान, लेकिन जो स्थापित करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। अपने मात्र एक उम्मीदवार को जिता पाए थे, पिछले चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी बहुत आजमाइश किया, और ऐसे कई लोग हैं, पप्पू यादव से लेकर के, और कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ इन दोनों के बीच में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने और मजबूती से खूंटा गाड़ने में। अब आपको बता देते हैं कि हालांकि 2024 के उपचुनाव में एक बार प्रयास उन्होंने किया था, और उस प्रयास से क्या हुआ था ये भी हम आपको बताएंगे। 4 सीटों के उपचुनाव हुए थे, और उस चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई थी, लेकिन फ़ायदा किसको मिला था? नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को फ़ायदा मिला था। और वहीं से ये बात और ज़्यादा स्थापित हो गई थी कि प्रशांत किशोर एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन को डैमेज करेंगे। खैर, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को पटना की बिहार बदलाव रैली से काफ़ी उम्मीदें होंगी, लेकिन उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। मेरे साथ भी कई बार कई राउंड की बातचीत शीर्ष नेतृत्व के जो जनसुराज पार्टी के नेता हैं उनके साथ हुई है। आपने देखा होगा कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। खैर, मैंने तो नहीं लगाई है, लेकिन और लोगों ने उन तस्वीरों को लगाया है, जिसमें जो प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और अन्य कई बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई, और उनकी चिंताएं इसी बात को लेकर के रही हैं कि जनसुराज का आखिर क्या होगा, और जिसका जवाब शायद कल की रैली से मिल गया होगा। बिहार अध्यक्ष मनोज भारती की बातों से जाहिर है कि बिहार में बदलाव अब एक ज़रूरत नहीं बल्कि जनता की मांग बन चुकी है। ये सारी बातें और सारे जुमले कहे और पढ़े जा रहे थे। बदलाव तो तब भी हो सकता है जब एनडीए को शिकस्त देकर महागठबंधन सत्ता हासिल कर ले, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी का बदलाव से आशय जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी में से किसी को भी चुनने के बजाय नए विकल्प को चुनने की बात थी। किसी तीसरे को मौका देने की बात चल रही थी, और ऐसे में तीसरा प्रशांत किशोर और उनके साथी जनसुराज पार्टी बनाकर बदलाव करना चाहते थे, लेकिन इस बदलाव में वो पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसी बीच आपको बता दें कि अभी अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है, आपके साथ बातचीत जो मैं कर रहा हूँ, खबर कर रहा हूँ, उस विश्लेषण के बीच ही मेरे पास एक खबर आई है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है, और कृषि मंत्री
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बिहार आने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ा स्ट्रेटजिस्ट माना जाता है और वो बिहार पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बार बार उनका भी बिहार आना हो रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लगातार निशाना बनाना प्रशांत किशोर की रूटीन रह गई है और आपने देखा होगा कि पिछले 2.5-3 सालों में लगातार वो प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के 20 साल के और लालू राबड़ी के 15 साल के शासन यानी तेजस्वी यादव के माता पिता के शासन को किस तरह से टारगेट किया है। और तेजस्वी यादव को तो वो बार बार 9वीं फेल कहा करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के मैदान में कूद पड़े थे और ऐसे में ही आपको याद होगा कि वो बीपीएससी परीक्षाओं में से जुड़े छात्र आंदोलन में भी प्रत्यक्ष रूप से कूदे थे। कोर्ट कचहरी से लेकर के जेल तक का चक्कर भी लगाने की बात सामने आई थी और इसको लेकर के वो इस पूरे मामले को हैक करना चाहते थे, लेकिन इसमें भी उनकी सफलता नहीं मिली। ये पूरा का मामला 5 दिनों का लगभग ये ड्रामा पूरी तरह से टाँ फीसी साबित हुआ। इस मामले में कोई फ़ायदा प्रशांत किशोर को नहीं हुआ। अब बेरोजगारी और बुनियादी मुद्दों का सवाल उठाने के लिए प्रशांत किशोर ज्वलंत मुद्दों को बार बार उठाते हैं, लेकिन बहाना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीति बनाते हैं। वक्फ बिल के मुद्दे पर भी ऐसा ही देखने को मिला। 2024 के आखिर में हुए बिहार उपचुनाव में जनसुराज पार्टी को उतारकर प्रशांत किशोर मजबूत दस्तक दे चुके थे। ये बातें कही जाती थी और प्रशांत किशोर भी कहते थे कि चारों सीट पे जीत हासिल करेंगे, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन हुआ क्या कि वोट कटवा के रूप में वो साबित हुए और कहीं ना कहीं महागठबंधन को डैमेज करके एनडीए की जीत के वो वाहक बने। यही कारण है कि प्रशांत किशोर की फ्लॉप रैली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भीतर ही भीतर चुभ रही होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जितना ज़्यादा मजबूत होंगे उतना ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही थी। बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, न चुनाव से पहले और न चुनाव के बाद। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि उनकी पार्टी के भीतर भी भगदड़ का स्थिति मच गया है। हालांकि ये रैली से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, कई लोगों ने पार्टी छोड़ा, कई लोग विद्रोही तेवर आजमा रहे हैं जो खुलेआम जनसुराज को और प्रशांत किशोर के स्ट्रेटजी को पूरी तरह से फ्लॉप बता रहे हैं। ये काम कोई नया नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। मुश्किल यह है कि बिहार की घोर जातीय राजनीति में तो वो पूरी तरह से मिसफिट नज़र आते हैं, जिसमें उनका ब्राह्मण होना सबसे बड़ा रोड़ा है। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने उनके ब्राह्मण होने को लेकर के भी एक नोटिस निकाला था। अगर बिहार में देखा जाए तो जिस तरह की डेमोग्राफी है उसमें प्रशांत किशोर यदि अरविंद केजरीवाल बनने की और उनकी तरह राजनीति करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ वो सफल नहीं हो सकते हैं। जातिगत जनगणना की गला काट प्रतियोगिता चल रही है तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जनसुराज पार्टी वाले के लिए राहत की बात यह है कि प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीति को लंबी रेस का घोड़ा बताते हैं। कहते हैं कि हम सिर्फ 2025 नहीं बल्कि 30 और 30 के बाद 35 तक भी लगातार प्रयास करते रहेंगे। अब इतना समय किसके पास है और कौन इनके साथ रहेगा ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक सर्वे भी आया था। उस सर्वे के हिसाब से सी वोटर ने जो सर्वे कराया था उस सर्वे के हिसाब से मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का चेहरा सबसे ऊपर था, जिसमें तीसरे नंबर पे प्रशांत किशोर थे जिन्हें 15% लोगों ने पसंद किया था और ये 15% अब ध्वस्त होता नजर आ रहा है। तो इसमें से जो डिवीज़न होगा वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को फ़ायदे की तरफ ले करके जा रहा है। यानी कि समीकरण जो बदला है 24 घंटे में, उस रेस में पूरी तरह से तेजस्वी यादव सबसे आगे आगे चल रहे हैं। इन पूरी कहानियों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही होगी कि सवाल ये है कि जनसुराज अभियान शुरू करने से पहले प्रशांत किशोर जिस मुकाम पर खड़े हैं उससे एनडीए और महागठबंधन के दबदबे के बीच जनसुराज को यहाँ खड़ा कर पाए, ये बड़ी बात है। लेकिन 2025 के चुनाव में वो कुछ बड़ा कर पाएँ ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जनसुराज के जरिए राजनीति के मैदान में उतरने से पहले प्रशांत किशोर कई सफल पॉलिटिकल कैंपेन चला चुके हैं। रियल फीडबैक अगर हमेशा पास होता है तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक अनुभव जरूर था, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं बन पाई है। उनके इर्द गिर्द भी राजनीतिज्ञों का जमावड़ा नहीं है और राजनीतिज्ञों से वो राय कम लेते हैं। ऐसी बातें उन्हीं के लोग कहा करते हैं जो उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, या उनकी पार्टी में अभी भी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको पॉलिटिशियन से दूरी बना करके रखते हैं और उनकी आईपैक टीम जो है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होती है और उसी की राय पर सारा खेल होता है। प्रशांत किशोर साफ तौर पर कहते हैं कि पार्टी सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में नहीं उतरेगी। उनका कहना है कि जनसुराज पार्टी को कम से कम आंकने का लोग अगर
गलती करेंगे तो इसका घाटा होगा। इतना ही नहीं, चिराग पासवान को लेकर के भी वो बात करते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी ही बातों को काटने में वो लगातार मशगूल रहते हैं। कल ही जिस तरह की बात उन्होंने रैली से ठीक पहले कि लोग गांजा फूकते हैं, गांजा मत फूकिएगा, 24 घंटे बाद गांजा फूकिएगा, गांजा फूकना ठीक नहीं है। और ये गांजा पर कम से कम उन्होंने 1.5 मिनट तक अपना पूरा भाषण दिया। इसको लेकर के चिराग पासवान ने भी कहा कि बिहार में शराबबंदी है और ऐसी स्थिति में इस तरह का बात करना भी किसी राजनेता के लिए उचित नहीं है। इतना ही नहीं, रैली में मात्र 5-6 मिनट तक रुक करके उन्होंने इस बात को भी साबित कर दिया कि वो पूरी तरह से हताश हैं। आपको बता दें कि ये पूरी बात जनसुराज पार्टी के हिस्से में कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि सभी 4 सीटें जो एनडीए के खाते में गया, जिसमें उन्होंने महागठबंधन को हरवाने का, और महागठबंधन की जो पारंपरिक सीट थी, बरसों से जिन सीटों पर जीतते चली आ रही थी महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल, उन सीटों से भी उसे हाथ धोना पड़ा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने वहाँ अच्छा वोट ला करके लोगों, खास करके एनडीए के जीत का रास्ता प्रशस्त किया। यानी कि सीधी तौर पे अगर वोट काटा किसी का तो वो महागठबंधन का काटा। प्रशांत किशोर का दावा अपनी जगह है, लेकिन इमामगंज, रामगढ़ चुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं कि जनसुराज पार्टी चुनाव भले ना जीत पाए, लेकिन हार जीत में भूमिका उसकी रही है और वोट कटवा के रूप में उसने अपने आप को स्थापित जरूर कर दिया है। रामगढ़ की विधानसभा सीट पर जीत का अंतर 1362 वोटों का रहा। जनसुराज को 6513 वोट आए। बता दें कि जीतने वाली बीजेपी को 62,257 वोट मिले थे। यानी कि सीधी तौर पे इमामगंज की भी बात अगर देखी जाए तो वहाँ भी लगभग यही स्थिति। 2025 में बिहार में सभी 243 सीटों पर लड़ने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की भूमिका क्या होगी, ये तो कल के रैली से ही, फ्लॉप रैली से ही स्पष्ट हो गया है। कई महीनों से लगातार इस रैली की तैयारी चल रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर इस रैली को सफल करने में असफल रहे। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 15%, जैसा कि हमने आपको बताया भी, उनको लोगों ने पसंद किया था मुख्यमंत्री के रूप में। अब सर्वे के नतीजे अपनी जगह हैं और प्रशांत किशोर के दावे भी अपनी जगह हैं, लेकिन बगैर किसी गठबंधन के अगर जनसुराज पार्टी बिहार में चुनाव मैदान में उतरती है तो वोट कटवा से ज़्यादा कोई भूमिका नहीं निभा पाएगी, क्योंकि ये हम 2020 के चुनाव में देख चुके हैं कि इतना मजबूत दावेदारी करने वाले चिराग पासवान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी आपने देखा कि ग्रैंड अलायंस बनाए जरूर थे, 6 सीटें उनके अलायंस ने जीता जरूर था, लेकिन उनकी भी भूमिका वोट कटवा तक ही सीमित रह गई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा कहानी पोस्टर किया गया है, उसमें एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर की ये रैली फ्लॉप हुई है, उस फ्लॉप रैली ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जरूर हिला दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि प्रशांत किशोर के सामने रहने से उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है, वो फ़ायदा अब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, नीतीश कुमार का ग्राफ जरूर बढ़ा है और इस डर ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया है कि अपना नेता मान ले। तो वहीं इस समीकरण के बदलने से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खेमे में भी खुशी की लहर जरूर होगी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव में अभी बहुत देर है, करीब 6-7 महीने देरी है, और इस बीच बहुत सारे समीकरण बनते और बिगड़ते देखे जाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।